नमस्कार फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यह क्या होता है, इसका नेचर कैसा है और ये डिफरेंट सिचुएशन में इसका डायरेक्शन क्या रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी ने कभी ना कभी अपने घर में किसी ना किसी भारी ऑब्जेक्ट को पुश किया होगा। तो चूंकि कई बार क्या होता है कि ऑब्जेक्ट बहुत भारी है तो हम लोग उसे पुश नहीं कर पाते हैं, यानी कि हम लोग उस पर एक फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं, बट उसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, राइट। अच्छा, दूसरी सिचुएशन देखिए कि नॉर्मली हम लोग स्कूल जाते हैं, राइट। तो स्कूल के पास पहुंचते ही हम लोग क्या करते हैं, पैडल चलाना बंद कर देते हैं। फिर भी हम देखते हैं कि हमारी साइकिल आगे जा रही है, लेकिन होता क्या है कि धीरे धीरे करके वो थोड़ी देर बाद एक जगह जाके रुक जाती है, यानी कि हमने उसे फोर्स चलाना देना कर दिया बंद, लेकिन उसमें चेंज आ रहा तब भी, है ना, उसमें चेंज आ रहा है। अब अगर हम लोग न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, उसको ध्यान करें तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि कोई बॉडी अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर रेस्ट में है तो वो इसी पोजीशन में रहेगी अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो, यानी कि फोर्स और चेंज आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आएगा, और अगर बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसका मतलब है उस पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब अगर हम लोग इन दोनों सिचुएशन को देखें तो देखो, पहली सिचुएशन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट चेंज नहीं हो रहा है, दूसरे में हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं तब भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है, ठीक। तो वो मिसिंग क्या है बताइए। तो जो यहाँ पे जो मिसिंग फोर्स है, एक फोर्स होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि नेट फोर्स भी नहीं होना चाहिए, राइट। नो चेंज मतलब नो नेट फोर्स, नो चेंज मीन्स नो नेट फोर्स। या फिर दूसरे में चेंज हो रहा है तो वहां पर एक नेट फोर्स होना चाहिए। अच्छा, अब जो पहली सिचुएशन है उसमें फोर्स पे ऑलरेडी है, तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए होगा जो इसको कैंसिल आउट करे, राइट। दूसरी सिचुएशन में चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमें एक ऐसा फोर्स चाहिए जो चेंज क्रिएट करे। फोर्स क्या करे? चेंज को क्रिएट करे। क्लियर है? समझ पा रहे हैं? तो इसी फोर्स को नाम दिया गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो आइए अब इसकी डेफिनेशन से इसको समझने का प्रयास करें। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है? फोर्स एक ऐसा फोर्स है विच अपोज द रिलेटिव मोशन, क्या अपोज करता है? रिलेटिव मोशन। और सिर्फ रिलेटिव मोशन ही नहीं, रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी भी अपोज करता है बिटवीन द सरफेस ऑफ एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक। इसमें तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, रिलेटिव मोशन, उसकी टेंडेंसी और एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब देखिए, इसको ऐसे समझिए, जैसे ही आपने घर से बाहर कदम रखा कि मैं घर से बाहर खेलने जा रहा हूँ, मम्मी ने आवाज लगाई कहाँ? अंदर। आपके मोशन का क्या हो गया? विरोध। दूसरी सिचुएशन, जैसे ही आपने सोचा कि मैं आज घर से बाहर खेलने जाऊंगा, उसी वक्त मम्मी उधर से गुजरती हुई बोली बच्चे आज तो घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना है क्योंकि घर में रिश्तेदार आने वाले हैं, आपको सफाई करनी है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक सिचुएशन में आप घर से बाहर गए तब भी विरोध हो गया, दूसरी सिचुएशन में आपने सिर्फ सोच ही पाया कि घर से बाहर जाऊंगा तब भी विरोध हो गया। तो ठीक ऐसा ही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, रिलेटिव मोशन का भी विरोध करता है और आप सोचते हैं कि हम रिलेटिव मोशन करेंगे उसका भी विरोध करता है। अच्छा, अब रिलेटिव मोशन किसके बीच होता है? अब ये रिलेटिव मोशन होता है दो सरफेसेस पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी कि सरफेस दो रखी हुई कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, तो पॉइंट ऑफ इसके कांटेक्ट क्या होंगे? जो भी कांटेक्ट में है ना। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे ए और बी दो बॉडी एक दूसरे के ऊपर रखी हुई है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ये जो ग्रीन ग्रीन एरिया दिख रहा है ना, ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, है ना।
ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अब अगर इसके बीच रिलेटिव मोशन हो, क्या ए और बी कुछ ऐसे खिंच जाए, कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आप देखोगे ए जा रहा है बी के रिस्पेक्ट में और बी मूव कर रहा है ए के रिस्पेक्ट में, यानी कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो हमें कुछ ऐसा फोर्स चाहिए जो दोनों को रोके, राइट। तो ऐसा फोर्स कौन सा होगा? ऐसा फोर्स वो फोर्स होगा जो ए के अपोजिट लगे और बी के मोशन के अपोजिट लगे। तो ए जा रहा था इस तरफ, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके अपोजिट, राइट। भाई अगर हम लोग बी देखें तो बी का मोशन था ए के रिस्पेक्ट में बैकवर्ड, इस वजह से बी पे फ्रिक्शन लगा फॉरवर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे आप एक चीज देख रहे हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब भी लग रहा है ना, पेयरिंग में लगता है। कैसे लगता है? पेयरिंग में लगता है। और जब पेयरिंग में लगेगा तो कैसा होगा? इक्वल एंड अपोजिट। अभी इक्वल एंड अपोजिट क्यों होगा? इसको आप ऐसे समझिए, अगर दो बॉडी है ना, आपस में कांटेक्ट में, और अगर हम इसको एक पूरा सिस्टम मान लें, तो ए और बी के बीच जो फोर्स लग रहा है वो सिस्टम के इंटरनल फोर्स है, राइट। अच्छा, और इंटरनल फोर्स की वजह से बॉडी मूव नहीं करती है, बॉडी मूव करती है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से। इसका मतलब है कि इंटरनल फोर्स आपस में क्या होने चाहिए? कैंसिल आउट होने चाहिए। जिसका मतलब है क्या? या तो दोनों इक्वल हो और साथ ही दोनों अपोजिट हो, तभी तो कैंसिल आउट होंगे, राइट। एफ माइनस एफ इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक, आपको याद रखना है इक्वल एंड अपोजिट, इसका यूज होगा ना, हम लोग कई बार आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे, आपके लिए आसान रहेगा, इसको याद रखिएगा। और दूसरी चीज जो याद रखनी है, क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के मोशन की बात की जा रही है, पूरी बॉडी के नहीं। इसको अभी लोग आगे देखेंगे किस तरह से, देखिएगा। देखिए, तो हमने कुछ न्यूमेरिकल सेट किए कॉन्सेप्चुअल, जिससे हेल्प करके आपको सीखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले एक बॉडी रखी है ग्राउंड पे, जो जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी की वेलोसिटी से। अब आपको बताना है इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। सबसे सिंपल है, देखिए बॉडी जा रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या करेगा? फ्रिक्शन करेगा इस मूवमेंट का विरोध। भैया ना जाओ, कहाँ जा रहे हो? नो, तो फ्रिक्शन विरोध करेगा। फ्रिक्शन के विरोध करने से ही हम इसका डायरेक्शन बता सकते हैं। तो बी का डायरेक्शन है आगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर हो जाएगा? बैकवर्ड। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? ओके, अब चलते हैं बी पे। यहाँ पे दो बॉडी रखी हुई है ए एंड बी, ए ऊपर है बी नीचे है, और बी पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से बी मोशन में है। अब जैसे ही बी आगे जाएगा, सोचो बी की टेंडेंसी क्या होगी? एक रिस्पेक्ट में आगे जाने की। ए कहेगा कहाँ कहाँ जा रहे भाई, ऐसे नहीं चलेगा, बैक आओ बैक आओ। तो बी जा रहा था जिस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट लगेगा बी पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, राइट। बी का पता चल गया। अब हमने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। तो अब ए पे किधर लगेगा? ए पे लगेगा इस जो बी पे लगने वाले फोर्स के अपोजिट, तो ए पे लग जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए पे फोर्स लग रहा है आगे और ए मूव भी करेगा बी के साथ आगे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या कर रहा है? पूरी बॉडी के मोशन के साथ में काम कर रहा है। पूरी बॉडी का मोशन जिस डायरेक्शन में, उधर ही फोर्स लग रहा है ए पर, और बी पे लग रहा है पूरी बॉडी के मोशन के अपोजिट। क्लियर है? तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पे याद रखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसका अपोज करता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रिलेटिव मोशन का, नॉट होल बॉडी। क्लियर है? मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, फोर्स opposes the relative motion between surface at the point of contact, at the point
ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में विरोध करता है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो मोशन है उसका विरोध करता है, नॉट होल बॉडी, नॉट होल बॉडी। क्लियर है? ओके। अब ऐसे ही आप लोग बताइए, सी का जो है सवाल नंबर 3, ए पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो अब क्या होगा, नीचे बी रखा है, उसके नीचे सी रखा है, तो जैसे ए कहेगा बी से हेलो टाटा बाय बाय मैं तो चला, बी कहेगा कहाँ, ऐसे नहीं, ठीक, तो बी लगाएगा ए पे फ्रिक्शन फोर्स किधर, बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, तो जैसे बी लगाएगा ए पे बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ए लगाएगा बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। अच्छा, अब जैसे बी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, बी चलना शुरू करेगा, तो सी कहेगा कहाँ, हमें छोड़ के कहाँ जा रहे, तो सी लगाएगा बी पे बैकवर्ड डायरेक्शन, राइट। और इसी वजह से बी खुन्नस खाएगा, बी कहेगा अच्छा तुमने मुझ पे फ्रिक्शन फोर्स लगाया, मैं तुम पे लगाऊंगा, तो बी लगाएगा सी पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आप यहाँ पे ध्यान देना, ए और बी के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट है, बी और सी के बीच है वो भी इक्वल एंड अपोजिट है, बट यहाँ पे ये दोनों एफ आर जो ए और बी के बीच में है और एफ डैश जो बी और सी के बीच में, दोनों इक्वल नहीं होंगे, है ना, अलग अलग होंगे, याद रखना, क्या एफ आर डज नॉट इक्वल टू एफ डैश। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो 3 बॉडी थी ना, उसमें हम अब की बार हम लोग बी पे फोर्स लगा रहे हैं। अब जैसे ही बी पे फोर्स लगेगा, बी कहेगा मैं तो चला, और ए और सी दोनों आप पड़ोसी हैं, पड़ोसी के नो, ऐसे कैसे ना, जाओगे नहीं भाई, तो ए और सी दोनों बी पे लगाएंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, राइट, याद रखिए इसको। ठीक है, लेकिन जो बी है वो भी उत्तर देगा, जवाब देगा, तो जवाब में जो उस पे लगा है उसका उल्टा लगा देगा, तो बी पर जो ए ने लगाया था उसका उल्टा लग गया ए पे, और बी पर जो सी ने लगाया था उसका उल्टा लग गया भैया सी पे। क्लियर है ना? देखिए कितना सिंपल हो रहा है, एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं ना, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, ए बी और सी, अब की बार फोर्स लग रहा है सी पे, तो अब क्या होगा, सी निकलने की कोशिश करेगा, भैया मैं तो चला, अच्छा नो, ऐसे नहीं, जैसे सी बोलेगा मैं चला, बी फ्रिक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देगा बैकवर्ड, तो कहेगा सी कहेगा अच्छा तुमने मेरे साथ किया मैं तुम्हारे साथ करूंगा, तो सेम सी लगाएगा बी पे फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब जैसे बी मूव करना शुरू करेगा, ए देखेगा बी को, अच्छा चल दिए, नो, कहाँ जाओ पीछे, तो बी पे फोर्स लगेगा, ए के द्वारा लगने वाला फोर्स पीछे, और जो बी पे लगेगा तो सेम उसका अपोजिट लगेगा ए पर आगे। क्लियर है? आई होप इन 4-5 न्यूमेरिकल से, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटे कॉन्सेप्चुअल चीजें थी, आपको फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन निकालना समझ में आया होगा। क्लियर है? आई होप यहाँ तक सब चीजें क्लियर है। अब हम लोग समझते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स होता ही क्यों है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्यों होता है, इसके लिए समझते हैं कि जब दो बॉडी का सरफेस आपस में कांटेक्ट में होता है, सरफेस किस में होता है, सरफेस होता है कांटेक्ट में, जब सरफेस कांटेक्ट में होता है तो इसके जो कांटेक्ट पॉइंट होते हैं बहुत पास होते हैं, कांटेक्ट पॉइंट क्या होते हैं, कांटेक्ट पॉइंट होते हैं वेरी नियर,
इतने नियर होते हैं कि इनके बीच में क्या होने लगता है, मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और अब ये जो अट्रैक्शन का फोर्स है यही फ्रिक्शन का कारण है। ठीक। अच्छा, अब ये जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसका नेचर क्या होगा? अब आप सोचिए, एटम में क्या होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज पार्टिकल। तो इससे क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं लगातार, और मूविंग चार्ज क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे जो फोर्स का नेचर होगा, फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होगा, वो हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। कैसा नेचर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर है? आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज। तब तक के लिए यूं ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।